कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आपके चेहरों पे मुस्कान होगी। ठीक है, तो आप जो है वो आज हम बेहतरीन सा एक टॉपिक करने वाले हैं और इसको अगर आप दिल से करते हैं तो ये माने कि 10 से 15 नंबर आपकी झोली में होंगे। हम आज एक नया कॉन्सेप्ट चालू करने वाले हैं, प्रारंभ करने वाले हैं, वो है पॉलिटी, जिसे संविधान भी कहा जाता है और पॉलिटी भी कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि पॉलिटी का पेपर बिल्कुल आउट है। पॉलिटी हमेशा से एक पानी की तरह है, जिसे आप ढाल से अगर फैलाते हैं या बिभाते हैं तो वे अपने आप जो है वो नीचे की ओर चला जाता है। पॉलिटी के अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 के 25 सही होंगे, 20 आते हैं तो 20 सही होंगे, 10 आते हैं तो 10 सही होंगे। बिल्कुल भी टेंशन निकाल दें, हम लोग 4 दिन या 5 दिन में पूरी पॉलिटी करने वाले हैं और बिल्कुल पेपर आउट रहेगा। और मैं आपको 5 यूनिट बता देता हूं जिससे क्वेश्चन आना ही है, जो पेपर में छप के रखा जा चुका है। पहला निकल के आता है आपका पंचायती राज। आपके पास जो भी बुक है उससे पढ़ लें, लेकिन दिल से पढ़े और तरीके से पढ़े और ज्यादा पढ़े। ठीक, हम लूसेंट से पढ़ने वाले हैं। दूसरा आपका निकल के आता है आपका पार्लियामेंट। ठीक, पार्लियामेंट संसद, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों बंदे, मतलब एक पार्लियामेंट। 100% क्वेश्चन आना है, किसी भी प्रकार से आना है। तीसरा आपका आता है डीपीएसपी और मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। 100% क्वेश्चन आना है, याद करना है। 3, इसके अलावा चौथा आपका आता है आर्टिकल या अनुच्छेद, समझ रहे हैं, 1 से और 395 तक। और 5वां आपका आता है संविधान संशोधन। क्लियर, काम खत्म। बस ये पेपर आउट है इसका। क्या क्या, सिर्फ 5 टॉपिक मैं पूरा बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, सब्र बनाए रखें। लेकिन ये जान ले कि जिसने इससे पहले कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी है वो आज नया मैदान में आने वाला है, और जिसने जितनी भी पॉलिटी पढ़ रखी है और उसके पेपर में वो और ज्यादा पढ़ के जाने की कोशिश कर रहा है तो बिल्कुल छोड़ दे। हम 100% पूरे पॉलिटी के क्वेश्चन सही करने वाले हैं। हिस्ट्री बिगड़ सकता है, क्योंकि क्या है कि इतिहास में पता नहीं वो कहाँ जाके पूछ ले। पॉलिटी बिगड़ जाए असंभव है। ठीक, सिर्फ विश्वास रखें, सुन ले वो एक बार और। पंचायती राज पढ़ ले, जितनी भी बुक है उससे पढ़ ले, दोबारा पढ़ ले, जितनी भी बुक है उन सबसे पढ़ ले। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी आपका 13 से 14 से 12 से चालू होगा और 51 तक जाएगा। बस सारे आर्टिकलों को रट ले, काम हो जाएगा। संसद, राष्ट्रपति सहित, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है इसको, और आर्टिकल्स और अमेंडमेंट या संविधान संशोधन, समझ रहे हैं। तो यूनिट आपकी 4th है ये, सॉरी 6। भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, भारत शासन अधिनियम 1919 एवं 1935। ठीक है, संविधान सभा, ठीक, संघीय कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति भी आया, संसद भी आई, नागरिकों के मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, संविधान संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था। और उसके बाद इकोनॉमी के टॉपिक हैं, तो हम इकोनॉमी के टाइम देखेंगे। ऊपर भी कुछ बातें हैं, जिसमें मध्य प्रदेश यूनिट 5 में मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज, नगरीय प्रशासन व्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनांगीकी जनगणना, और ये सब फिर एमपी का आया है। तो यूनिट 5 और 6 को हम जो है वो विश्लेषित करने वाले हैं। आप बढ़िया इसको दिल से सुने। और पहले तो मैं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को उठाते हुए आपको बता देता हूं कि आपको 1919 और 1935 का अधिनियम हम डिटेल में समझ लेते हैं, ताकि इससे अगर क्वेश्चन आए तो आपका बिगड़े ना। उसमें कुछ टर्म्स हैं जो हो सकता है आपको परेशान करें, तो इसको मैं आज पढ़ा देता हूं, समझा देता हूं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी रहेगी वो ये रहेगी कि आप किसी भी हालत में 1 से और 100 तक के आर्टिकल याद रखें। ये आज का होमवर्क है। पॉलिटी हमने स्टार्ट कर दी है, 100% गारंटी। अन्य किसी विषय से हो सकता है क्वेश्चन बाहर निकल जाए, पॉलिटी से पेपर आउट होगा पूरा और हमारे पूरे क्वेश्चन फंसेंगे। और इसी में मैं आपको बता दूं, आयोग, अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक है और अगर आपने उससे आयोग पढ़ लिए हैं तो आपका पेपर पूरा आयोगों से सही होने वाला है। हटा दो अरिहंत, पुणेकर, जो भी आपके पास जितनी भी प्रकार की बुक है, सिर्फ आयोग के लिए 10 से 12 आयोग दिए हैं, लोक सेवा आयोग वगैरह वगैरह। और आपको पढ़ना किससे है? लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, जो है वो टेलीग्राम चैनल पे लोग किसी को ग्रुप में मेरे लिंक शेयर कर दूंगा, और कोई महानुभाव उसमें उस बुक को डाल दे और बाकी सब लोग उसका आनंद लें। लेकिन सिर्फ उससे आयोग पढ़ना है, वरना बड़ी बुक है, आप उसमें खो जाओगे और समय बहुत सारा निकल जाएगा। ये कन्फर्म में पेपर बनाने वाला व्यक्ति अगर आयोगों से क्वेश्चन उठाता है तो वो लक्ष्मीकांत से उठाएगा।
ये जितने भी पब्लिकेशन है नए नए पुराने पुराने, इनकी किताबें पेपर वाला सामने रखता ही नहीं है, वरना ये कल से भूल जाएंगे जो है वो हमारी किताब से आया। ये तो बकवास है बिल्कुल। हम पढ़ रहे हैं उनको एमपी वगैरह में क्योंकि दूसरी किताबें नहीं है, लेकिन आयोग सिर्फ और सिर्फ किससे पढ़ेंगे? लक्ष्मीकांत से, अगर क्वेश्चन डिट्टो फंसाना है तो। वरना कॉमन सेंस के द्वारा तो हम जो है वो लूसेंट से आयोग करके भी जो है पेपर सही करेंगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल 100% निसंदेह बिल्कुल डिट्टो अगर क्वेश्चन फंसाना है तो आयोग कहाँ से करेंगे? लक्ष्मीकांत से। ठीक। और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत से मत करना, वरना फंस जाओगे, ज्यादा बढ़िया। बाकी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 100% क्वेश्चन फंसेगा। कहाँ से करना है? लूसेंट से करना है। मैं हर साल करते हुए आ रहा हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन से कभी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। किस बिल्कुल पानी की तरह है। सबसे सरल क्या है? पॉलिटी है। टीचर जितने भी पढ़ाते हैं वो पॉलिटी पढ़ाते हैं। किस चक्कर में? सबको सरल लगती है। तो शुरू कर देते हैं हम 1919 का और 1935 के 2 अधिनियम हैं। मैं आज ही आपको समझा देता हूं ताकि इस वीडियो की सार्थकता थोड़ी सी बढ़ जाए। और बाकी आपका आज का होमवर्क आप समझ चुके हैं कि आपको 1 से लेकर 100 तक के आर्टिकल पूरे करना है। मैं छुड़वा भी सकता था थोड़े बहुत, लेकिन दिक्कत यह है कि वो आप पूरे इसलिए कर लें क्योंकि वो जान है और उसके बाद जो है वो छूटे जा सकते हैं, लेकिन 1 से 100 तक तो पूरे करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा एक गाइडेंस दे देता हूं जिससे आपको एकदम हेवी ना लगे। तो उसमें कोई मतलब राष्ट्रपति पूरा करो, कुछ भी पूछ सकता है वो, उसका सन से लेके उसका जो भी है पूरा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हो सकता है मैं इसके बाद एक 5 या 10 मिनट का एक वीडियो बना दूं जिसमें आप आर्टिकल देख लेना, लेकिन पूरे, क्योंकि वो आर्टिकल पिछले साल जब आया था तो उसने पूछा था कि 200 मतलब अरुणाचल प्रदेश का अंदर जाके पूछा था उसने, ABCD में चला गया था वो, मैं भूल रहा हूँ मैं कौन सा था, शायद 360 ऐसा कुछ, मतलब अंदर जाके पूछा था ABCD, पूरी टीम का गलत हो गया था, सबका गलत हो गया था। भगवान की कृपा से मेरा सही था, लेकिन गलत हो गया था लोगों का। तो वो तब सीधे पूछता है, पिछले साल केक का आया था 149 में केक की शक्तियां हैं, कार्य है, सबने गलत कर दिया। 148 से ज्यादा कभी केक पे गए थे ही नहीं लोग, तो इसलिए पूरे आर्टिकल करना। देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। भारत शासन अधिनियम 1919। तो सबसे बड़ी भ्रांति जो है वो 2 शब्दों को लेकर इसमें चलती है, जो पहले आप समझ लो, ये भी क्लियर पानी की तरफ जाएगा। 2 शब्द चलते हैं, पहला निकल के आता है द्विव सदनात्मक व्यवस्था और दूसरा निकल के आता है द्वैध शासन। द्विव सदनात्मक व्यवस्था और द्वैध शासन। द्विव सदनात्मक तो सरल शब्द ही संधि विच्छेद होने के बाद बता देता है कि द्विव सदन माने क्या है? 2 सदन। 2 सदन कौन कौन से? ऑब्वियसली बात, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य में अगर पहुंचोगे तो क्या? विधान परिषद और विधानसभा। तो जब भी द्विव सदनात्मक बात आए तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है उसमें। तो द्विव सदन तो होता है, क्या होता है भैया? एक राज्यसभा एक लोकसभा, 2 सदन। ठीक, तो द्विव सदन क्योंकि आएगा। दूसरा आता है इसके बाद में द्वैध शासन। द्वैध शासन जो है वो बात है 2 व्यक्तियों की, 2 टीमों की, 2 लोगों की, 2 समूह की, 2 दलों की। द्वैध शासन, शासन तो ऑब्वियसली बात, किसी पर शासन करना। द्वैध माने 2 लोगों का। तो 2 लोग कैसे? तो एक तो शासन करेंगे अंग्रेज और एक वो शासन दे देंगे भारतीयों को। द्वैध शासन की बात आती है। अगर इसको हम पहले लेके जाते हिस्ट्री में तो कॉन्सेप्ट निकल के आता था अधिकार रहित उत्तरदायित्व के रूप में। जो सड़े विषय हैं वो राजा रजवाड़ों को दे दिए जाते थे, जैसे कर की उगाही करना। ठीक, बेचारे वो परेशान होते थे टैक्स उगाने में। और जो महत्वपूर्ण विषय थे जैसे सेना को रखना, वे अंग्रेज खुद के पास रखते थे और सेना का उपयोग दुरुपयोग करते थे। तो ये वहीं से अपन खींच के निकालने की कोशिश करते हैं। दोबारा समझिए, द्विव सदनात्मक तो आप समझ ही चुके हैं, 2 सदन, बात खत्म। द्वैध शासन क्या है? द्वैध शासन क्या है? तो 2 लोग शासन करेंगे, एक तो अंग्रेज तो गवर्नर जनरल बैठा ही था हमारे पास परेशान करने के लिए। लेकिन भारतीय नेताओं की भी भागीदारी बढ़ी, भारतीय नेताओं को भी इसमें थोड़ा सा प्रवेश मिला, शामिल मिला। तो अब बस यही कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे लोग डरा रहे हैं आपको। समझ ले आप, सबसे पहले 1919 का अधिनियम, जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार हो चुका था। अंग्रेज सकते में थे कि यार व्यक्ति ज्यादा मरे हैं, कुछ भी हो सकता है, विद्रोह, क्रांति, भीषण कुछ भी हो सकता है। तो अंग्रेज क्या करते हैं कि हमको देंगे 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेस्क्यू तो आप जानते ही हैं भारत सचिव है, और चेम्सफोर्ड का नाम तो हम इतिहास में और पढ़ने वाले हैं क्योंकि वो गवर्नर जनरल है। उस टाइम जो भी गवर्नर जनरल ही रहेगा। ठीक, तो वायसराय जो भी रहे, वायसराय रहेगा शायद। अब मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड 2 व्यक्ति आप समझिएगा, तो इन्हीं के नाम पर पूछा जाता है कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या है। तो 1919 का अधिनियम अंदर दोबारा आते हैं। इसमें ये 2 चीजें हमको दे देते हैं। पहला तो ये दे देते हैं हमको द्वैध शासन, और दूसरा ये हमको दे देते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था।
इसी में दोनों चीजें दे देंगे, द्वैध शासन और द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक तो आप समझ ही गए, क्या देंगे, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल। लेकिन ये कहाँ पे देंगे, राज्य में देंगे कि केंद्र में देंगे, ये थोड़ा सा समझने वाला बात है। तो आपका द्विसदनात्मक व्यवस्था देंगे केंद्र में, दिल्ली में, सुप्रीम लेवल पे, जहाँ पे गवर्नर जनरल का ऑफिस है, राष्ट्रपति का भवन है। समझ में आया। द्विसदन कहाँ पे बनाएंगे, दिल्ली में, कि कुछ गवर्नर जनरल के टाइम, कि एक तो गवर्नर जनरल मतलब लोकसभा और राज्यसभा का फॉर्मेट बना देंगे। और द्वैध शासन की बात कहाँ पे वो करेंगे, तो द्वैध शासन की वो बात करेंगे राज्यों में। उस टाइम जितने भी उनके राज्य थे जो ब्रिटिश प्रांत थे, उन पे क्या बना देंगे वो, द्वैध शासन। द्वैध शासन कैसा मतलब कि कुछ शक्तियां पूर्ण रूप से वो राज्यों के हवाले ही कर देंगे, इन पे तुम ही बनाओ, तुम्हें दिखाए जो करो, और कुछ पे हम कर लेते हैं। इन्हीं दो शक्तियों को कहा जाता है हस्तांतरित विषय और जो आरक्षित विषय। समझना है, वैसे तो आप समझ चुके हैं, लेकिन एक बार आप बिल्कुल फाइनल समझ ले। 1919 और 1935 के 2 अधिनियम आने वाले हैं। 1919 का अधिनियम जो हमें महत्वपूर्ण 2 चीजें देता है, वो देता है राज्यों में द्वैध शासन। क्या, राज्यों में द्वैध शासन मतलब राज्यों में केंद्र का मतलब गवर्नर जनरल का थोड़ा सा उन्होंने अधिकार कम कर लिया, हाथ की पकड़ को ढीली कर ली, और राज्य के नेताओं को, मंत्रियों को थोड़े से अधिकार दे दिए, शक्तियां दे दी और थोड़ा सा लाभ दे दिया। किस चक्कर में, कि अभी ये विद्रोह ना कर दें, स्थितियां खराब चल रही है। आया समझ में। तो क्या दे देंगे, 2 विषय बना दिए उनने। ये केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट निकल के आया, विषय बना दिए। कौन से, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। आरक्षित विषय रिजर्व विषय कर दिए, उन पे गवर्नर जनरल की बात चलेगी। और हस्तांतरित विषय कुछ ऐसे कर दिए जिनमें ये जो नेता चुने गए थे प्रत्यक्ष रूप से ये काम करते थे, और वो बिल्कुल घटिया विषय थे अपन पढ़ने वाले हैं, जिनमें सिंचाई, नल, कृषि वगैरह था। और जो काम के विषय थे, सेना, संचार, पुलिस, ये सब उसने रख लिए। समझ गए आप। 1919 का अधिनियम, प्रांतों को द्वैध शासन मिलाया ना। द्वैध शासन क्या, 2 विषयों को बांट देना, एक आरक्षित एक संरक्षित। किसने बांटे, गवर्नर ने बांटे। आरक्षित दमदार खुद के पास, संरक्षित फालतू वाले नेताओं को दे दिया जो मनोनीत हुए थे, चुने थे। एक बात आपकी खत्म हो चुकी है। 1919 का अधिनियम हम समझ चुके हैं, मैं डिटेल भी करूंगा इसको, लेकिन फिर भी आप यही आधार है, पूछना यही है वो, ठीक। दूसरी बात 1900, इसी बात में एक आगे बढ़ते हैं अपन ने, द्विसदनात्मक। तो द्विसदनात्मक में क्या, उसमें राज्य में नहीं किया, वो कहाँ पे किया, केंद्र में। केंद्र में उन्होंने बता दिया कि हम केंद्र में भी नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, और कुछ विशेष नेताओं को हम हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह विधानसभा और राज्यसभा में बैठा देते हैं। आ जाओ आप। तो उनको जो है उन्होंने राज्यसभा और विधानसभा का, राज्यसभा और लोकसभा का कॉन्सेप्ट बना के वहां पे बैठा दिया। समझ चुके हैं। फाइनल एक बार और सुन लो, क्योंकि थोड़ा सा भूल जाओगे, मुझे दुख होगा। केंद्र में 1919 का अधिनियम क्या कहता है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, आरक्षित और हस्तांतरित। और यही अधिनियम कहता है केंद्र में क्या करेंगे हम केंद्र में कर देंगे द्विसदनात्मक। अब इसको पूरा ना समझते हुए एक लाइन 1935 की ओर समझ लो, ताकि वो क्वेश्चन ही खत्म हो जाए। 1935 में क्या किया सर, तो 1935 में ये किया कि जो, अब ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले आप घर पे क्या मांगोगे, आप अगर आप पापा से मांगते हो गाड़ी मांगोगे और कार मांगोगे, तो घर वाले आपको क्या दिलाएंगे, गाड़ी दिलाएंगे, बाइक दिलाएंगे। उस बाइक पे भी आपका पूरा अधिकार रहेगा क्या, नहीं रहेगा, पूरे घर वाले उसे चलाएंगे। समझ रहे, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले भी आप मांगोगे कार और बाइक में से तो बाइक दिलाई जाएगी, हाँ। बाइक पे भी पूरा अधिकार रहेगा, नहीं, घर वाले सब मिलकर बाइक को चलाएंगे, ठीक। लेकिन जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, घर में कार आ जाएगी, परिस्थितियां बदलने लगेंगी। कार आने के बाद में वो बाइक अब पूरी आपकी हो जाएगी। समझ रहे हैं, उस बाइक को फिर कोई नहीं, कोई सूंघेगा भी नहीं उस बाइक को, सब लोग कार से घूमेंगे और आपसे कह देंगे तू बाइक चला ले, कोई दिक्कत नहीं, कार में आना हो तो कार में भी आ जाए, लेकिन बाइक तेरी है। यही 1919 और यही 1935 है। सबसे पहले जब हमने मांगा तो हमें क्या दी, हमें बाइक दी गई। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रांतों में, राज्यों में, ये अपने एमपी टाइप के राज्यों में क्या दिया, शासन, वो भी आधा, वो भी द्वैध के रूप में, ठीक है, समझ गए। और फिर बात आती है 1935 के अधिनियम की। तो लड़का बड़ा हुआ, 1935 में पहुंचा, तो अब क्या देंगे उसे, अब आता है कि प्रांतों में स्वायत्तता, जो बाइक थी वो पूरी तुम्हारी, जो प्रांतों में द्वैध शासन था समाप्त, पूरा तुम्हारा शासन, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम देखेंगे भी नहीं, हम झांकेंगे भी नहीं, पूरा काम तुम्हारा। समझ गए। तो 1935 के अधिनियम में क्या किया कि प्रांतों में जो द्वैध शासन दिया गया था उसको समाप्त करके स्वायत्त शासन दे दिया, पूर्ण शासन दे दिया।
समझ रहे हैं? बस यही कॉन्सेप्ट है बस, और इसके अलावा सब बकवास है, बाकी सब एक एक दो लाइनें हैं, तो मैं 10 मिनट में रखने वाले हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या 1933 का अधिनियम, उसकी आने की ज्यादा संभावना। 1919 तो आप 2 मिनट में समझोगे। 1933 अधिनियम यह कहता है कि पहली बात तो इसे कहा जाता है बिना इंजन की ट्रेन, क्योंकि ये प्रस्तावना से रहित है। जब ये बनाया गया तो प्रस्तावना इसमें थी नहीं, सीधे ने आरटी अनुच्छेद और जो है वो धारा अनुसूची जोड़ दी, 321 अनुच्छेद जोड़े और लगभग 10 अनुसूची जोड़ दी। ऊपर लिखा ही नहीं प्रस्तावना जो भारत के संविधान में दी गई है। तो इसे क्या कहा जाता है? बिना इंजन की ट्रेन, पहली बात। दूसरी बात, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मत कह देना। भले ही इससे आधा संविधान लिया गया है, लेकिन फिर भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? 42वां संविधान संशोधन। तो ये 2 बातें आप याद रखें। अब इसमें जो जोड़ा है वो हम जल्दी जल्दी से अंडरलाइन करते हुए पढ़ लेते हैं। लूसेंट आप अपनी खोल लें, पूरा पेपर लूसेंट से फंसेगा। लक्ष्मीकांत से पेपर बनता है, लेकिन इतनी बड़ी बुक पढ़ी थोड़ी जाएगी। हमारा पॉलिटी लूसेंट से फंसेगा 100%, पक्की गारंटी है। और आयोग लक्ष्मीकांत से आप पढ़ लें अगर आपको नंबर चाहिए तो। ठीक, पॉलिटी क्लियर है अपना। 161 पेज नंबर पे है आपका। लीड कॉपी पेन कागज निकाल लें, बार बार अंडरलाइन डब्बा गोला करना पड़ेगा, वीडियो को रोके और लीड कॉपी निकाल लें। 161 पेज नंबर पे है आपका भारत शासन अधिनियम। तो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1935 ईस्वी के अधिनियम में अनुच्छेद 321 डिब्बा बनाए, अंडरलाइन करें, काम का है। और 10 अनुसूची थी, 10 अनुसूची पे भी अंडरलाइन कर ले, ये भी पूछा जाएगा। अब इसमें हुआ क्या? तो ऐसा बोला गया अंग्रेजों के द्वारा कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। ये संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन सभी देसी रियासतों से मिलकर बनेगा जो स्वेच्छा से संघ में शामिल हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, क्योंकि वो तो अंग्रेजों के ही थे, तो वो दे ही देते उसको। किंतु देसी रियासतों के लिए इच्छा थी, ऐच्छिक था। देसी रियासतों ने संघ में सम्मिलित होने से मना कर दिया, नहीं हुई, और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा का पत्र कभी जारी ही नहीं हो पाया। तो पहली लाइन तो अर्थहीन निकल गई। मतलब क्या निकला कि एक अखिल भारतीय संघ का कॉन्सेप्ट निकला। अंग्रेजों ने बोल दी थी कि अगर देसी रियासतें आ जाती हैं तो हम हमारा जीता हुआ प्रदेश भी दे देंगे और अपन एक अखिल भारतीय संघ बना लेते हैं। अंग्रेजों को पता था कि देसी रियासत के राजा रजवाड़े आने नहीं हैं, तो जो है वो अभी तो अखंड भारत ना बन पाएगा। थोड़ा सा आगे चले जाए, लेकिन शब्द आपको याद क्या करना है कि उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे। डिब्बा लगा के अंडरलाइन कर लेना, पूछा जा सकता है। अगला है प्रांतीय स्वायत्तता। इसी की इतनी देर से हम जो पंचायत कर रहे थे वो यही थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे समाप्त किया गया। मतलब मोटरसाइकिल तो बच्चे की थी ही, अब उसको कार दे देंगे, मतलब पूरा शासन हम उसको दे देंगे। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया गया। तो ऑब्वियसली बात है, अब जो कार है उसमें भी उसकी आधी भागीदारी रहेगी, उसको भी वो ले जा सकता है। केंद्र में द्वैध शासन मतलब अब सेंट्रल लेवल पे दिल्ली में गवर्नर जनरल की कुर्सी के जस्ट पास में हमारे आधे लोग हमारे रहेंगे, आधे तुम्हारे रहेंगे, जहां वो पहले 1919 में तो बिठाने कोई तैयार नहीं था। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र तथा प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित कर दिया। विधायी शक्तियां, ठीक, कानून बनाने की शक्तियां केंद्र और प्रांतों में बांट दी गई। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं संवर्ती सूची का निर्माण किया गया। तो केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। राज्य सूची पर राज्य विषय बनाएगा, केंद्रीय पे केंद्र बनाएगा, और संवर्ती पे दोनों बनाएंगे पर केंद्र का माना जाएगा। ठीक, वर्तमान में कौन सी अनुसूची 7वीं वाली है, तो उसको निर्धारित कर दिया गया, बांट दिया गया। और क्या जोड़ा? परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल विधान बनाने की शक्ति रखता है। इसमें ऑब्वियसली बात सेना, कभी देखी है तुमने एमपी की सेना? इसलिए जितना भी सेना, संचार, नौसेना, मुद्रा, सब विषय जनगणना उस टाइम भी उनके पास था, लेकिन अब संवर्ती में है। तो ये सारे का छोड़े केंद्र पे। प्रांत की अगर बात करें तो ऑब्वियसली बात एमपी पुलिस, एमपी पीएससी, तो ये एमपी में आने ही। ठीक, और संवर्ती की अगर बात करें तो सीआरपीसी, आईपीसी, जो न्यायालय वाले काम चलते हैं, विवाह वगैरह, ये सब संवर्ती सूची। तो 3 सूची। अवशिष्ट शक्तियों की बात निकल के आती है। तो अवशिष्ट शक्तियां क्या है? ऐसे विषय, ऐसे महत्वपूर्ण तात्कालिक विषय जिन पे संविधान में उल्लेखित नहीं है, तत्काल परिस्थितियों के अनुसार कानून बनाया जाता है, तो वे विशेष अवशिष्ट शक्तियां होती हैं। उन पे कानून कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। ठीक, तो वही कॉन्सेप्ट आया। उस टाइम भी अवशिष्ट कुछ ऐसे विषय निकल के आ सकते थे कि यार उन पे तत्काल कानून बने, जो ना केंद्र सूची में है, ना राज्य में है, ना संप्रति में है। कौन बनाता? तो गवर्नर जनरल बनाता। तो बता दी उसने कि कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे, जैसे राज्य में आपातकाल लग जाए, संकट आ जाए, आपदा आ जाए, युद्ध हो जाए, तो जो है वो इसको पढ़ लेना, तो बिल्कुल सरल है वो। उसमें अवशिष्ट शक्तियों पर जो है वो
वायसराय कानून बना सकता है। संघीय न्यायालय की व्यवस्था, तो ये अच्छी बात है। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तक, रियासतों तक विस्तृत कर दिया। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन के पास थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। एक बात, इस कोर्ट का अधिकार था कि राज्यों के लिए भी ये न्याय देगा, देसी राजा रजवाड़ों के लिए भी ये न्याय देगा। 2 बात। लेकिन तीसरी बात, एक कड़ी थोड़ी सी क्या बची हुई थी कि इस न्यायालय के बाद भी आप अपील कर सकते हो लंदन में जाके। अगर आप न्याय से थोड़े से आश्वस्त हो तो आपको लगे तो आप लंदन प्रीवी काउंसिल के पास, मतलब एक बड़ा न्यायालय, उसके पास चले जाओ और वहां पे अपील कर दो, फिर वो निर्णय देगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत लेवल पे भी एक प्रांतों तक, ऊपर से नीचे तक का हमारा सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा आ चुकी थी। फिर इसी को हम जो है फाइनल सुप्रीम कोर्ट कर देंगे। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, ये महत्वपूर्ण बात है। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। तो 1935 का अधिनियम किसकी सर्वोच्चता मानता था? ब्रिटिश संसद की। पॉलिटी पढ़ेंगे मेंस में जब, बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि उस टाइम संविधान की आलोचना थोड़ी सी की जाती है कि ये जो है उदार का थैला है, तो लिखी जाती है कि ब्रिटिश संसद ने 1900 कैबिनेट मिशन भेजा, उसने 1935 अधिनियम बनाया और तुमने उसको मान लिया, तो माने कि संविधान तुम्हारा है और असली और अच्छा है। तो याद रखें, आप प्री निकालें और फिर आपको नारा पता है, तुम मुझे प्री दो, मैं तुम्हें मेंस दूंगा। 1 नंबर मेंस पढ़ने वाले हैं अपन, समझो आज दोबारा। तो अभी क्या कॉन्सेप्ट आया? ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। अगला है भारत परिषद का अंत। तो ये भारत परिषद वो है जब कब बनी थी? 1857 की क्रांति के बाद अधिनियम आता है 1858 का। और 1858 के अधिनियम में बात क्या आती है कि हम ब्रिटेन में सचिव का पद बना रहा है, भारत सचिव का, जिसकी वेतन सैलरी कहां से जाती थी? भारत से, और उसका ऑफिस कहां था? ब्रिटेन में, लंदन में। तो वो निर्देशित करता था, वो देखता था कि गलत तो नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये लोग उसकी हेल्प करते थे यहाँ से। तो क्या इनने इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद का अंत कर दिया कि तू रहने दे भैया, तू नहीं देख पाएगा, हम यहीं से संभाल लेंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, तो इसमें सांप्रदायिक दी है, उसको तो आप पढ़ ही ले, पढ़ा ही रहे हैं। लेकिन सांप्रदायिकता का भी अगर शब्द आया तो आपको जाना है 1909 के अधिनियम पे, मार्लेमेंटो। 1909 के अधिनियम द्वारा, मार्लेमेंटो द्वारा सांप्रदायिक चुनाव का कॉन्सेप्ट आ जाता है, सांप्रदायिकता लागू हो जाती है और जो है बता दिया जाता है कि मुस्लिम क्षेत्रों में मुस्लिम व्यक्ति खड़ा होगा और वो उसको वोट देंगे और जो है वो उसको आगे लेके आएंगे और वहीं से पाकिस्तान का बीज रोपण हो जाता है। तो इसमें तो इन्होंने दिया है फालतू, लेकिन सांप्रदायिकता वाला कॉन्सेप्ट आए, सांप्रदायिक निर्वाचन, तो आप कहाँ जाएंगे? 1909। ये क्या कहता है कि संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न सांप्रदायिक संप्रदायों के प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा जाएगा। उसमें दलित जातियां भी जोड़ दो, महिला और मजदूर भी जोड़ दो। तो ये और बढ़ा रहे हैं उसको भारत को तोड़ने के लिए, लेकिन आप तो वही वाला याद रखें। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव तो आपको पता है। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा बोले तो आपका कौन? म्यांमार। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार और को मध्य प्रांत में शामिल। तो बरार, हमने सीपी बरार एमपी में पढ़ा, इसको आप याद ही रखेंगे। अदन एक्चुअली भूगोल का कॉन्सेप्ट है। आप अगर लाल सागर के बाद भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के बाद अदन की खाड़ी। लाल सागर सबसे पहले वो आता है आपका, लाल सागर मतलब भूमध्य सागर। एक कॉन्सेप्ट चलता है भूला, भू माने भूमध्य सागर और ला माने लाल सागर, और लाल सागर के बाद आता है आपका अदन की खाड़ी। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में स्वेज नहर, जिसमें भी जहाज फंस गया था एक बड़ा सा। ठीक समझ गए आप? तो भूमध्य सागर तो अपना वो यूरोप वाला, उसके बाद आपका आता है फिर लाल सागर, जिस बीच में स्वेज नहर बची गई है, और फिर लाल सागर के बाद आप जब पतली सी लाइन से होके आओगे तो आएगी अदन की खाड़ी। ऊपर पड़ेगा ओमान, जिसकी राजधानी मस्कट है, और नीचे पड़ेगा आपका अफ्रीका। और अफ्रीका का भी कौन सा क्षेत्र? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सींग, गेंडे के सींग की तरह जिस अफ्रीका की आकृति है, जिसमें कौन कौन से देश है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? तो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया। सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, और ये देश एक और है शायद मैं भूल रहा हूं उसका नाम, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती और ये। ठीक है, तो आप उसको समझे। अदन जो उस टाइम हम पाकिस्तान तक हम थे तो हम ही ऑपरेट करते थे वहां का, तो उसको हटा दिया कि जो है उसको आप आपके हिसाब से देखो, लंदन में औपनिवेश कार्यालय बना लो, यहाँ से परेशान मत करो। ठीक, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, आरबीआई की स्थापना। ठीक, अभी 35 में बोल देंगे अधिनियम के द्वारा और फिर कर देंगे 36-37 में। इसने मताधिकार का विस्तार लगभग 10% जनसंख्या पे और बढ़ा दिया। तो 1935 का अधिनियम आपका पूरा हो चुका है। आप करें क्या? एक सफेद पेज ले ले और उस पर पहले तो लूसेंट खोल के इन चीजों को अंडरलाइन कर ले, और फिर एक सफेद पेज लेकर उस पर सिर्फ और सिर्फ हेडिंग बना ले। एक सूरज बनाए गोला, और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8
8 लाइनें खींच ले और सबसे ऊपर क्या लिख दें, जैसे आरबीआई की स्थापना। फिर क्या लिख देंगे कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना। फिर लिख देंगे भारत को बर्मा से अलग किया गया। फिर अदन का कार्यालय वहीं छोड़ा, भारत परिषद को हमने समाप्त कर दिया, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची को विस्तारित कर दिया। समझ रहे हैं? फिर की पॉइंट बना ले बिल्कुल, ताकि आपको याद रहे। जल्दी से फाइनल रिवीजन दे देता हूं मैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का वो आया था परिचय, लेकिन फेल हो गया वो। प्रांतीय स्वायत्ता आप समझ चुके हैं कि प्रांतों को पूरा हक, बाइक उसको पूरी दे दी लड़के को। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, तो केंद्र में भी आधा शासन मिल गया, मतलब जो कार खरीदी थी उसमें भी लड़के का आधा कराएगा। परिसंघीय सूची, केंद्र सूची, राज्य संवर्ती, तीनों प्रकार की सूचियां निकल जाती हैं। अपशिष्ट शक्ति, वायसराय का पूरा अधिकार, लेकिन महत्वपूर्ण स्थितियों पर वायसराय जो है वो प्रांतों में हस्तक्षेप कर देगा। संघीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, भारत परिषद का अंत, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी, और मुद्रा आरबीआई की स्थापना। ये आप समझ चुके हैं। इसके बाद अगला आता है आपका 1919 का अधिनियम। इसको और देख लें। तो भारत शासन तो समझ चुके, हो सकता है मैंने जल्दी जल्दी बोला हो, तो आप वीडियो को 2 बार देख ले, या फिर जो स्पीड कम वाला बटन रहता है उसको आप कम करके सुन लें, और अगर कभी धीरे बोलता हूं तो आप बढ़ा के सुन लें, जिससे आप जल्दी निकल जाए और समय की बर्बादी कम हो। 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो इसमें क्या आता है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड बोला जाता है इसे, और उसको और थोड़ा सा सुन लो, काम आ जाए हिस्ट्री में। तो होता क्या है कि गोलमेज सम्मेलन के द्वारा ही प्रोसेस चालू हो जाती है कि 1935 का अधिनियम बनना है। लिल्लेदुओ के माहौल देख लेता है पूरा, और स्थिति क्या निकलती है कि भारतीयों में कहीं ना कहीं असंतोष था, और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वो 3 गोलमेज हुए थे, लेकिन एक ही होना था। एक्चुअली वो लंबे किस्ते चले गए, और उसी टाइम निकल के आ जाता है कि 1935 का एक विशाल बड़ा बेहतरीन अधिनियम इनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता अब जो है वो थोड़ी सी बागीपन पे आ चुकी है। ठीक, 1919 का अधिनियम कहता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार और प्रांतों में द्वैध शासन, और इसी की जांच करने के लिए कौन आता है, साइमन कमीशन। आना था 10 साल बाद, लेकिन 27 में बना और 28 में आ गया। 27 में बना और 28 में आया, याद रखना, पूछता है बना कब और आया कब। 28 में आ गया, साइमन गो बैक का नारा, लाला लाजपत राय के सिर पे लाठी, और ताबूत में कील अंग्रेजों के। देख लेते हैं क्या है 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। केंद्र में द्विसदन बनेंगे, 2 मकान बनेंगे, एक लोकसभा बैठेगी, एक राज्यसभा बैठेगी। प्रथम राज्य परिषद, दूसरी केंद्रीय विधानसभा। नाम कुछ भी हो, कहना वही है, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये नाम अलग अलग चलते थे। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 सदस्य निर्वाचित थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, 104 निर्वाचित थे तथा 40 मनोनीत थे, जिनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे, सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को ही था। वही कॉन्सेप्ट, जो लोकसभा रहेगी उसकी बजट पर ज्यादा चलेगी। तो इसमें यही मैटर है कि जो लोकसभा रहेगी उसकी बजट पर ज्यादा चलेगी। दोनों के अधिकार समान थे, लेकिन निचले सदन को ज्यादा वाली, ये केंद्रीय विधानसभा जो है, इसको ज्यादा शक्तियां थी। उस टाइम विधानसभा बोलते थे वहां की लोकसभा को, आज हम बोलते हैं विधानसभा हमारी वाली को, एमपी वाली को, विधायक वाली को। तो बजट शब्द आ चुका है, ये अच्छी बात है। अब आया है प्रांतों में द्वैध शासन का प्रवर्तन। हम पढ़ी चुके हैं 50 बार। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस। एमपीपीएससी पूछता है, बिल्कुल याद रख लें, अलग से कहीं लिख के याद करें। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित कर दिया, आरक्षित और हस्तांतरित। हम बात कर ही चुके हैं। आरक्षित विषय क्या थे? वित्त, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, जातिया, छापे खाने, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, औद्योगिक विवाद, गाड़ियां, छोटे बंदरगाह, सार्वजनिक सेवाएं। और हस्तांतरित विषय क्या थे? शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्वायत्त चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण, आबकारी, उद्योग, तोलमाप, मनोरंजन, नियंत्रण। तो आप सोच लो, जिसमें पैसा ज्यादा है वो खुद के पास रखेंगे, पावर ज्यादा है खुद के पास रखेंगे। जो वैसे ऐसे थे, लोगों की सेवा करो, जैसे अस्पताल, उनको दे दो। अगर नहीं भी करेंगे तो क्या होगा, वो वाली बात। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करे। तो क्वेश्चन आता है, सीएजी के पद का आविष्कार किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो भैया 1919 के अधिनियम के द्वारा हुआ। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, एमपीपीएससी मेंस में पूछा है 18 में, कि लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत?
1919 अधिनियम के अंतर्गत। हालांकि गठन 1926 में होता है ली आयोग की अनुशंसा पर, लेकिन इसमें बात हो गई थी कि लोक सेवा आयोग बनाओ। संघीय लोक सेवा आयोग 1935 में बनेगा और नींव इसमें भी रखी जाएगी। तो दोबारा सुन लो, सीएजी के पद का गठन और लोक सेवा आयोग के गठन। अतः 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर बना, सिफारिश पर बना इस अधिनियम केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। तो थोड़ा सा समझ रहे हैं आप, मतलब दो सदन बना ही लिए थे वहां पे, और वायसराय की परिषद में भी लगभग 6 में से उन्होंने ये बोल दिया कि आप आधे सदस्यों को दे दो, 3 सदस्य भारतीय। याद रखना इसको। इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत और बढ़ाया गया। लेकिन फिर भी याद रखना है कौन सा, 1909 पार्लियामेंटो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन। फिर तो ये हर साल बढ़ा ही रहे हैं, इस साल ईसाइयों को देंगे, अगली बार महिलाओं को देंगे 35 में। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। अंडरलाइन कर लेंगे, यही आना है बिल्कुल। पहली बार बजट का प्रावधान कब, 1919 में। प्रांतों को बजट कब दिया, 1919 में। केंद्र प्रांत बजट अलग अलग कब कर दिया, तो 1919 में। इसके अंतर्गत वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो यही तो है साइमन कमीशन, ठीक, जो 27 में बनेगा, 28 में आएगा। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया। तो अध्यादेश जारी कर सकता था वो, उसे तो पता था कि ये राज्य सही से चला नहीं पाएंगे, तो मुझे बार बार हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अध्यादेश भी मतलब उसी में आ चुका था, अंडरलाइन कर लेना, 123 में है वर्तमान में। कुछ विषयों से संबंधित विधायकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर वीटो करने का अधिकार था। उसे ये शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे पास हो जाते थे। वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था। तो ये तो हमारा राष्ट्रपति जो अध्यादेश करता है वो सारी शक्तियां थी। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार अंडरलाइन कर लें। करना यह है, पूरा पढ़ो, ये हो चुका है हमारा, पूरा पढ़ो, 2 बार पढ़ो, लीड पेन कापी कागज पूरे पास में रखो, अंडरलाइन करते जाओ, महत्वपूर्ण बातों को डिब्बे में बंद करो। तीसरी बात, सफेद कागज एक रजिस्टर बना लो फेयर, जिसमें एक गोला बना के महत्वपूर्ण बातों को अलग से लिख लो। 5, 7, 10 इसमें निकलेंगी और 10 इसमें निकलेंगी और हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म है। मैंने बहुत बुकों से पढ़ लिया है, आप अन्य बुकों से ना पढ़े, इससे काम चलेगा। लूसेंट के अलावा पॉलिटिक किसी से नहीं पढ़ना है, लिख लो इस बात को। लेकिन आयोग लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, इस बात को भी लिख लो। ठीक, आज का होमवर्क आप समझ चुके हैं। 1 से लेके और 100 तक के आर्टिकल आपको याद करना है। 50 के बाद तो राष्ट्रपति चलता है, उपराष्ट्रपति चलता है, और 1 से 50 तक तो बिल्कुल अमृत है, वो तो छोड़ ही मत देना, वरना पेपर में 1 नंबर जाया मानेंगे हम। दूसरी बात, पॉलिटी में सिर्फ और सिर्फ 5 को टॉपिक पढ़ेंगे हम। संविधान के अंतर्गत पहला निकल के आता है आपका आर्टिकल्स, दूसरा निकल के आता है अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, तीसरा पंचायत, चौथा राष्ट्रपति और मतलब राष्ट्र बीपीएसपी और मूल अधिकार। समझ गए? 5 बार बोल दिए हैं मैंने। और उसमें कुछ दिया है सिलेबस में, तो उसको भी देखेंगे, ऐसी बात नहीं उसको छोड़ देंगे। संविधान सभा वगैरह दी है तो वो चुटकियों में याद हो जाएंगी आपको। आप इसको आज करें। कल थोड़ा सा जल्दी हो गया था तबीयत के कारण, तो जो है वो आज अपन हो सकता है शाम को अगले माह का करेंट ना करते हुए एक विशेष टॉपिक उठाएं। और एक महत्वपूर्ण काम आप ये कर ले, अगर पेपर में निकलना है तो आज किसी भी तरह से जो पुराना बचा हुआ है उसको निपटा दें। हमने मिसलेनियस पूरा कर दिया है, बोलो हाँ या ना। सिर्फ क्या बचा है, खेल। खेल आप बिल्कुल ना करें, वरना खेल में खो जाओगे। खेल में कराऊंगा, मुझे पता है। आविष्कार तक, अवार्ड तक, पुलिस जीत कब मिला है, कब किस सन से चालू हुआ है, ठीक पता है? कमेंट बताओ, पुलिस जीत पुरस्कार किस सन से चालू हुआ। ठीक, अगर अच्छी बात है, अगर आपको आता है तो ये सामान्य से क्वेश्चन है, आप गलत करके आ जाओगे, मुझे पता है। इसलिए आप क्या करें, उसको बिल्कुल महिलाओं से लेके और पुरस्कार तक दोबारा पढ़े, उसे फेरे, उसे पढ़ना पड़ेगा पेपर तक, करीबन हर 2-3 दिन में एक बार उसको पूरा निपटाएं। और 5 पेज की साइंस टेक है, उसको पढ़ ले। साइंस टेक मुझे पता है वो कम है, तो मेरे पास ये बुक है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, तो मैं इसको जब पढ़ लूंगा एक बार तो इसको मैं आपको बता दूंगा कि इसमें से ये पेज है, इसको आप ऐसे कर लो, ठीक है। लेकिन आज आप किसी भी हालत में बाकी सारे काम छोड़ें। सबसे पहले तो वो पुराना है उसको फेरे, स्पोर्ट तक ना जाए, स्पोर्ट से पहले
दूसरी बात, वो साइंस टैग को फेरें 2 का। तीसरी बात, होमवर्क बिल्कुल कम है, 1 से और 100 तक के आर्टिकल याद करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। और ये जो आज के दोनों अनुच्छेद अधिनियम पढ़ाए हैं इसको करना है 2 बार, फिर 4 चीजें। और जो करंट वाला दिया है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो उसको भी एक बार थोड़ा सा हल्का सा रीडिंग मार ले, वरना वो बर्डन दे देगा और कुछ मतलब नहीं निकलेगा। नवंबर आज हम देखेंगे, दिसंबर के साथ, दिसंबर का करने से अपेक्षा हम कुछ ऐसा टॉपिक करेंगे जिससे क्वेश्चन पक्के में आए और बर्डन ना ले, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकलने वाला है पेपर। ठीक, जय।